नवंबर 2001 एक आदमी अजमेर शरीफ से बाहर निकल रहा होता है। उधर ही एक पुलिस वाला भी खड़ा होता है जो उसको बाहर निकलते हुए देख लेता है और उसको देखते हुए सोचता है अरे ये तो वही है, पर वो श्योर नहीं होता है और अगर गलत आदमी को पकड़ लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो वो बस एक शब्द पुकारता है, लाला। और वो शब्द सुनते ही वो उस पुलिस वाले को सीधा देखता है। यही होती है लाला की सबसे बड़ी गलती और इसी की वजह से अनकवर होता है सबसे बड़ा स्कैम, दी स्टैम्प पेपर स्कैम। और ये स्कैम इतना बड़ा होता है कि इसकी रियल वैल्यू आज तक कोई कैलकुलेट नहीं कर पाया। स्कैम के पीछे एक आदमी का नाम होता है अब्दुल करीम तेलगी। Telgi fake stamp paper case. Abdul Karim Telgi, the main scamster in the Telgi scam. इस स्कैम को काफ़ी लोगों ने वैल्यू किया है एट 30,000 करोड़ रुपीस। और इस पूरे स्कैम को अंजाम देने वाला एक आदमी था अब्दुल करीम तेलगी। ये बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। इनके डैड एक रेलवे एम्प्लॉय थे। बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से आते थे। बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड नहीं था, बट काम चल जाता था। बट थिंग्स टुक अ टर्न व्हेन तेलगी टर्न्ड 7। उनके फादर की डेथ हो गई। फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की पूरी खराब हो गई। उनको एज अ माइनर काम करना पड़ा, लेकिन वो पढ़ाई में हमेशा अच्छे थे। तो ही न्यू इन द बैक ऑफ हिज माइंड दैट ही वाज मेंट फॉर समथिंग बेटर। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू रखी और सब्जी बेचते बेचते अपनी स्कूल की फीस भरी। और स्मार्ट थे तो कॉलेज भी पास हो गए और अच्छे से थे, इसके लिए जॉब भी मिल गई। लेकिन उस जॉब में उनका मन नहीं लगता था, तो उनको उस जॉब से निकाल दिया क्योंकि काम अच्छा नहीं कर रहे थे। सेम विद अदर जॉब्स एज वेल। हर जॉब से उनको इसी रीजन की वजह से निकाल दिया जाता, लेकिन उनको फर्क ही नहीं पड़ता था क्योंकि उनको पता था कि ही इज ऑलवेज मेंट टू डू समथिंग बेटर। और उस बेटर और बिगर की खोज करते करते वो पहुंच गए सपनों के शहर मुंबई। मुंबई आने के बाद तेलगी के सर पे पैसे कमाने का मान लो भूत चढ़ गया था, लेकिन मुंबई भी उसकी पैसों की भूख को शांत नहीं कर पाया। जितनी जॉब्स करी, मन ना लगने की वजह से, उसके आलसपन की वजह से उसको निकाल दिया गया। उसके दिमाग में हमेशा यही गेट रिच क्विक स्कीम चलती थी। और तभी अब्दुल ने सुना कि सऊदी अरेबिया में जाके उसके काफ़ी दोस्त बहुत पैसे कमा रहे हैं, इसलिए वो भी चला गया सऊदी अरेबिया। 7 साल तक ऐसे ही जॉब्स कर करके उसने काफ़ी अच्छे पैसे बना लिए टू लिव अ वेरी डिसेंट लाइफ। बट स्टिल ही वॉजंट सेटिस्फाइड। उसकी डिसेंट लाइफ उसके लिए इनफ नहीं थी और उसको वापस वही बचपन की बात याद आने लगी कि वो कुछ बड़ी चीज़ के लिए बनाए, कुछ बड़ी चीज़ के लिए बनाए। और वापस से उसके दिमाग में गेट रिच क्विक स्कीम चलने लगी। उसने ये फिगर आउट किया कि सऊदी अरेबिया बहुत लोगों को जाना है, लेकिन उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और अगर कोई उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो वो उसको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। सो ही वेंट बैक टू मुंबई टू सॉल्व दिस एग्जैक्ट प्रॉब्लम। उसने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स। वो क्या करता था, जो भी लोग बहुत डेस्परेट है सऊदी अरेबिया जाने को लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो उन सबके फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाता था, वीज़ा के, इमिग्रेशन के। अब अपन को पता है कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है और आपको लग रहा होगा कि कभी ना कभी तो पकड़ा गया होगा, लेकिन नहीं। जितने टाइम तक उसने ये काम किया, एक भी इंसान फ्रॉड के चक्कर में, इमिग्रेशन फ्रॉड के चक्कर में बिल्कुल पकड़ा नहीं गया। बट 1993 में पुलिस उसको वीज़ा रैकेट स्कैम में पकड़ के जेल में डाल देती है। बट तब तक अब्दुल ने बहुत पैसे कमा लिए थे और इतने पैसे कि जेल जाने के बाद उसकी लाइफ बिगड़ने की बजाय और सुधर जाती है, क्योंकि जेल में मिलता है वो जाने माने क्रिमिनल राम रतन सोनी से। तब तक अब्दुल को नहीं पता था कि इससे बड़ा भी कुछ हो सकता है, लेकिन राम रतन सोनी ने उसकी आंखें खोल दी। उसने उसको बताया कि इंडिया में स्टैम्प पेपर का पूरा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अनमॉनिटर्ड है और इसके अंदर बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। राम रतन सोनी एक जाना माना क्रिमिनल था जो कि जेल आता जाता रहता था। जेल में राम रतन के साथ तेलगी इस पूरे बिजनेस को समझ चुका था और इसके सारे लूप होल्स को भी जान चुका था। तो इन हिज जेल टाइम ही वाज प्रिपेयरिंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर। और अब टाइम था इन सारे लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करने का। स्टैम्प पेपर्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पे स्टैम्प रेवेन्यू पहले से ही प्रिंटेड होता है और ये डॉक्यूमेंट्स इंडियन स्टैम्प एक्ट 1989 से वैलिडेटेड होते हैं। इनके बेसिकली 2 पार्ट्स है, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। इसमें जो नंबर लिखा होता है वो बेसिकली रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट को इन स्टैम्प पेपर्स का। अब आजकल तो ई स्टैम्प पेपर आ गए हैं तो बहुत चीज़ें आसान हो गई, लेकिन उस टाइम पे केवल फिजिकल स्टैम्प पेपर हुआ करते थे और यही था सबसे बड़ा लूप होल
क्योंकि इन स्टैम्प पेपर्स की डिमांड और सप्लाई मैच करना बड़ा मुश्किल था उनके फिजिकल होने की वजह से, और स्टैम्प पेपर देने का लाइसेंस मिलना ही बड़ा मुश्किल था। इसी का फायदा उठाते हुए तेलगी ने किया सबसे बड़ा स्कैम। उसने सोचा कि फेक स्टैम्प पेपर्स प्रिंट करते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है तो बड़ा बिजनेस बन सकता है। सबसे पहले उसने अपने कनेक्शंस के थ्रू एक लाइसेंस बनाया स्टैम्प पेपर प्रिंट करने का और सेल करने का, और लाइसेंस भी वो बनाया जो हर तरीके की सेलिंग को इन्वॉल्व करता है, जो कि मिलना बहुत मुश्किल था। और ये था स्कैम का केवल एक पार्ट। दूसरे पार्ट की बात हम थोड़ा आगे करेंगे। अब बारी आई मशीन की। आखिर प्रिंटिंग मशीन्स कहाँ से मिलेगी? तो उसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जानकारी निकाली और इन्फॉर्मेशन ये निकाली कि ये प्रिंटिंग प्रेस अपनी खराब हुई हुई मशीन्स को बहुत ही सस्ते दाम में ऑक्शन में बेचता है। ये उस ऑक्शन में गया और बाकी सबसे ज़्यादा की बोली लगा के ये प्रिंटिंग मशीन्स खरीद ली, और फिर उसी प्रेस के एम्प्लॉयज़ को रिश्वत देके वो मशीन्स ठीक करवा ली। और फिर चालू हुआ असली खेल। उसने क्या किया, असली स्टैम्प पेपर तो वो प्रिंट करता ही था, साथ में नकली स्टैम्प पेपर प्रिंट करने लगा, और वेंडर्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कौन सा ओरिजिनल और कौन सा फेक। इनिशियली जहां पे गवर्नमेंट वेंडर्स को 2 से 3% कमीशन मिलता था, ये 20 से 30% कमीशन देने लगा। एंड इफ यू थिंक दिस इज इनसेन, रिमेंबर मैंने बताया था कि इसके 2 पार्ट्स हैं। इसका दूसरा पार्ट ये था कि जब भी स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज नहीं होती थी मार्केट में, वो खुद की फेक शॉर्टेज, सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट करता था मार्केट के अंदर। उसने बहुत सारे MBA स्टूडेंट्स को भी हायर किया, और MBA स्टूडेंट का काम ये होता था, जहाँ भी MBA स्कूल्स में इनकी रिक्वायरमेंट होती थी, वो वहाँ पे उनसे बहुत कम दाम में डील करवाता था। जितने भी स्टैम्प पेपर्स असली होते थे उनको एक फेक एड्रेस पे डिलीवर करवाता था, और पूरे मार्केट में केवल उसके फेक स्टैम्प पेपर की सप्लाई रन करता था। अब ऐसी डील को कॉलेजेस भी क्यों ही मना करेंगे? बस इसीलिए तेलगी का नेटवर्क, तेलगी का बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छी रेट पे बढ़ने लगा, और उसने करोड़ों की नेटवर्थ 5 साल में बना ली। इतने कम टाइम में उसने 100+ बैंक अकाउंट्स खोले, 25 स्टेट्स और 70+ सिटीज में उसके इन फेक पेपर्स की सप्लाई जा रही थी। इतने बड़े स्कैम के बाद भी वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि वो मशीन्स और प्रॉपर्टीज खरीदने के अलावा लोगों को भी खरीदने लगा था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इवन पुलिस के हवलदार तक को वो खरीदने लगा था। जिनको भी हल्की सी भनक लगती तेलगी इस ऑपरेशन की, वो उसको खरीद लेता था। उसके अगेंस्ट जब FIR लॉन्च होती थी, कोई एक्शन नहीं लेता था, क्योंकि उसको जैसे ही भनक लगती कोई FIR आई है, वो पुलिस हेडक्वार्टर के हेड को ही खरीद लेता था। अब बिग पॉलिटिशियंस जितने भी लोग थे, सब उसकी जेबों में थे। इनफैक्ट फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस ऑफिसर जिसकी सैलरी 9,000 रुपए महीने की थी, बाद में पता चला उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से भी ऊपर की। तेलगी का बिजनेस और बढ़ने लगा, और उसके पास इस हद तक पैसा हो गया था कि पैसे की शायद अब कोई वैल्यू ही नहीं थी। वो बोलते हैं ना कि अगर आपको पता है आपके पास कितना पैसा है, तो शायद आपके पास इनफ पैसा नहीं है। वो ब्राउन जूट बैग्स में पैसा रखता था, और तेलगी को भी नहीं पता था कि उसके पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं। कई लोग इस स्कैम को 10,000 करोड़ का बताते हैं, तो कोई 1 लाख करोड़ का बताते हैं, लेकिन रियल फिगर ना कोई बता पाया और ना ही शायद बता पाएगा। बट जैसे हर चीज का एक अंत होता है, इस स्कैम का भी अंत नजदीक था। नवंबर 2001 में बैंगलोर में एक ट्रक पकड़ा गया स्टैम्प पेपर से भरा हुआ। उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि चोरी हुए स्टैम्प पेपर्स इस ट्रक के थ्रू सप्लाई हो रहे हैं, पर और इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये स्टैम्प पेपर्स चुराए हुए नहीं हैं। इनफैक्ट ये सारे स्टैम्प पेपर फेक हैं, और इतनी क्वांटिटी में फेक स्टैम्प पेपर मिलना ये कोई चोरी का मामला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े स्कैम के पर्दाफाश होने वाला केस है। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, और बहुत नाकामयाब कोशिश के बाद काफ़ी लीड्स ऐसी मिलने लगी, जिससे अब्दुल तेलगी का नाम सामने आने लगा। इवन दो तेलगी ने बहुत लोगों को पैसे खिला रखे थे, बट सीम्स लाइक अ फ्यू ऑफ देम वर नॉट हैप्पी। बैंगलोर पुलिस ने ये केस इतना लो प्रोफाइल रखा था कि तेलगी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू भी हो गई है। लेकिन फिर जब तेलगी को अरेस्ट करने पुलिस पहुंची, उसका नामो निशान भी नहीं था, वो भाग गया था। फिर कुछ टाइम बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि तेलगी शायद अजमेर शरीफ जाएगा, और इसके लिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच गई। अजमेर शरीफ दरगाह से एक आदमी बाहर निकल रहा होता है, उधर ही एक पुलिसमैन उसको देख लेता है। उसको डाउट होता है कि अरे तो वही है, पर वो श्योर नहीं होता है, और अगर गलत आदमी को पकड़ लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो वो बस एक शब्द पुकारता है, लाला, और वो शब्द सुनते ही वो उस पुलिस वाले को सीधा देखता है। यही होती है लाला की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि उसके आसपास और जानकार लोग ही उसे लाला बुलाया करते हैं। वो अरेस्ट होता है, इसके बाद पॉलिटिशियंस भी कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर तेलगी का एक नार्को टेस्ट भी करवाया जाता है, जिसमें काफी सारे ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस और सेलेब्स के भी नाम लेता है। Who are those politicians? Mr. Sharapova, Mr. Bulbul.
लेकिन इन सबके खिलाफ केस बन नहीं पाता है क्योंकि इनफ एविडेंस नहीं। फिर इस केस से जुड़े ऑफिसर की अचानक डेथ भी हो जाती है, जिसको कोई डिजीज भी नहीं था और कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था। सीबीआई इस केस को अपने हाथ में लेती है, तेलगी को 30 साल के लिए जेल में डालती है, लेकिन 11 साल के बाद ही उसकी भी डेथ हो जाती है, अगेन फॉर नॉन स्पेसिफिक रीजंस। हो सकता है किसी बाहर वाले आदमी ने उसको मरवाया हो अपना नाम बचाने के लिए। 2018 में इस स्कैम से रिलेटेड हर एक क्रिमिनल को छोड़ दिया गया। पुलिस कभी पता ही नहीं लगा पाई कि ये स्कैम हुआ कैसे, ना ही वो उस पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंच पाई, और आज तक ये नहीं पता लगा पाई कि ये स्कैम कितना बड़ा। उस 9 साल में हुई हर एक शादी, हर एक लैंड प्रॉपर्टी डील, हर एक बिजनेस एग्रीमेंट फेक हो जाता, इलीगल करार हो जाता अगर गवर्नमेंट इसको इलीगल नाम दे देती इस स्कैम को, और उससे पूरे इंडिया की इकोनॉमी पे असर पड़ता। शायद इसीलिए उन्होंने इस स्कैम को इलीगल करार नहीं दिया, और इतने बड़े स्कैम का कोई अंजाम ही नहीं निकला। तेलगी की डेथ के बाद सब लोग ऐसे आगे बढ़ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तेलगी दुनिया में अपने लिए बहुत बड़ा नाम बनाना चाहता था, लेकिन उसकी डेथ के बाद इट वॉज एज इफ ही डिडंट इवन एग्जिस्ट।